हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11th क्लास है और इसी 11th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं बेसिकली आपका ज्योग्राफी। और अभी हमारा एक लेक्चर हो चुका था आज ही, और इसमें हमने पढ़ा था सूर्य विकिरण, सूर्य उष्मा, टेम्परेचर को हम लोग देख रहे थे। फिर हमने सौर विकिरण को पढ़ा। सौर विकिरण के साथ हमने और चीजों को पढ़ा कि 4 जुलाई को पृथ्वी सर्वाधिक दूर, जिसको अपहीलियन कहते हैं, और 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे पास होती है, इसको उपसौर कहते हैं। ठीक, हमने ये देख लिया। और पृथ्वी की सतह पर सूर्य की जो विभिन्नता है वो किस कारणों से होती है, उनको हमने देख लिया। हर मौसम में होने वाले तापमान, टेम्परेचर, इन सबको हमने आपका अच्छे से देख लिया। और एक एक करके जिन चीजों को हमने देखा है, पढ़ा है, ये सारी चीजें हमने आपको, ठीक ठीक है। चलिए, देख लिया इतना। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कर्क रेखा और मकर रेखा को बना लीजिए। इनको हमने आपने बना लिया होगा। सौर विकिरण क्या है? जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, उन्हीं को हम सौर किरणें कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। उनसे कुछ हमको क्या होता है, आपकी ऊर्जा मिलती है, उसमें कुछ आपकी एनर्जी होती है, और वो किसी क्षेत्र पर, मतलब किसी पृथ्वी के क्षेत्र पर, पर्वत पर, पहाड़ पर, मैदान पर जाकर वो किसी एंगल के साथ एक अपना टेम्परेचर को आपका वेरी करते हैं। कुछ क्षेत्र का, कुछ चीजों को वो जो एनर्जी होती है उसको सोख लेता है, मतलब उसको अवशोषित कर लेता है, और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए, पढ़िए थोड़ा सा। अब यहां से हमको वो आपका देखना था, सौर विकिरण को वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। तो क्लियर होना चाहिए कि जो भी किरणें सूर्य की आती हैं वो किस फॉर्म में आती हैं, आपको क्या पता होना चाहिए। लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। सौर विकिरण के लिए वायुमंडल में अधिकांश पारदर्शी होती हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। कैसी हैं? सूर्य की जो किरणें हैं वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। ठीक, सूर्य की सतह से पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। ठीक, तो आपने पता है एक मंडल है क्षोभ मंडल, जिसको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। क्षोभ मंडल में मौजूदा, अब आप जानते हैं क्षोभ मंडल में क्या पाई जाती है, जलवाष्प, और उसके ऊपर समताप मंडल है, उसमें क्या पाई जाती है, ओजोन, और अन्य बहुत सारी आपकी इंफ्रारेड आपका रेडिएशन होती है। क्या होती है? इंफ्रारेड किरणें, जो क्या करती हैं, जो आपका सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती हैं? सूर्य की किरणों को अवशोषित करती हैं, और छोटे छोटे कण आपके दिखने लगते हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष या सूर्य की सतह की ओर विकृत कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब कोई आपका सूर्य की किरण किसी विंडो और किसी आपके बारीक छिद्र से या किसी होल पासेस के माध्यम से, मान लीजिए आपका रूम है, और रूम में से अगर कोई किरण आपको आपके रूम में दिखाई देगी, तो आप उसको गौर से देखिए, उसके अंदर बहुत सारे धूल, डस्ट पार्टिकल आपको घूमते हुए दिखेंगे, और आपको स्पष्ट उसमें चलते हुए भी आपको महसूस होंगे, और ये आपको दिखाई देंगे कि ये किस तरीके से वापके चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये महसूस होता है, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देती है। यह प्रक्रिया आकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। यही क्या है, आकाश में जो रंग है, जो उन चीजों को अवशोषित कर लेते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल। इससे उदय और अस्त होने पर सूर्य लाल दिखता है, और यही वजह है, जब सूर्य का अस्त होता है और उदय होता है तो कैसा दिखता है, इन स्पेक्ट्रम की वजह से हमको उसकी रेडनेस, लालिमा दिखाई देती है, तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा ही संभव होता है, और यह सारी चीज क्या है, प्रकाश का जो आपका प्रकीर्णन है, तभी ये हमको महसूस होता है, और तभी हमको आपका दिखाई देता है। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा उष्णकटिबंधीय में 300 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। धरातल पर कैसे मिलती है सूर्य का जो ताप है,
उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय मतलब जो आपका टेम्परेट जोन है, और आप जानते हैं जो टेम्परेट जोन है वो आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वही आपका उष्ण प्रदेश कहलाता है। ये चीज हमने ना जाने कितनी बार पढ़ी, ठीक। और ध्रुवों से लेकर 70 किलो प्रति बार तक विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि उष्णकटिबंध क्षेत्रों में 220 बार से लेकर और 70 ध्रुवों तक जब आप जाओगे तो ध्रुव पर पहुंचते समय ये कितना दिखेगा, 70 वर्ग किलोमीटर वाट में भी ये आपका दिखाई देगा। सबसे अधिक अधिक सूर्य उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में प्राप्त होता है। अगर आपको सबसे ज्यादा आपको ताप देखना है सूर्य का, तो जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और उसमें भी जो आपके मरुस्थल के क्षेत्र हैं, उन्हीं मरुस्थल के क्षेत्रों में सर्वाधिक रूप से ये सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा और सबसे ज्यादा पाया जाएगा, ठीक। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा हीट कहाँ होती है, तो जितने भी आपके मरुस्थल होते हैं, जितने आपके डेजर्ट हैं, वो हीट को अच्छा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको सोख लेते हैं, क्लियर है। और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, वहां क्षेत्र आपको गर्मी अधिक महसूस होती है। तो कितना 320 से लेकर आपका 70 वाट तक जो है 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक ये सारी चीजें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आपका कहां से लेके हमको आपका तो क्लियर होना चाहिए कि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर ध्रुवों के बीच की हम लोग बात कर रहे हैं, इतना वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यह मेगा आच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय की अपेक्षा विषुवतीय व्रत पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। कैसा होता है, जो सूर्य तप है वो आपका कम प्राप्त, आइसोलेशन कैसा होता है, कम होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीप का अधिक और महासागरीय भाप अपेक्षित कम मात्रा में तथा सूर्य तप की प्राप्ति होती है। समझिए, जनरली यहां से देखिए, उष्णकटिबंधीय कोई क्षेत्र है जो आपका गर्म क्षेत्र, उसकी अपेक्षा में विषुवतीय व्रत कौन सा है, विषुवतीय व्रत ये वाला 0 डिग्री। तो विषुवतीय व्रत पर क्या होता है, आपका सामान्यतः सूर्य ताप कम मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है। आप कहेंगे सर जब 0 डिग्री पर है, सूर्य हमेशा आपको चमक रहा है, तो आप कह रहे हैं कि सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, क्योंकि वहां आपका डेली रेनफॉल होती है, इस वजह से टेम्परेचर हमेशा ज्यादा नहीं मिलता। बस ये सोचिए, इसकी वजह से सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित है। मान लीजिए कोई महाद्वीप है और कोई महासागर है, तो महाद्वीप पर टेम्परेचर अधिक रहेगा तुलनात्मक रूप से महासागर पर, क्लियर है। और अगर बात करें शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में जितने भी आपका मध्य और उच्च अक्षांश हैं, उनमें ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में आपका विकिरण प्राप्त होता है। यानी कि जितने भी उच्च अक्षांश होंगे, हाई एल्टीट्यूड वाले होंगे, उन पर आप देखिए चाहे गर्मी हो, वहां पर क्या होता है, सूर्य का ताप उनको कम मिलता है, कम मात्रा में उनको प्राप्त होता है। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ी समझाई कि आपका लघु वितरण के रूप में हमारे पास आता है। और अगर वायुमंडल आपका कैसा है, अब आपका पारदर्शी है तो अधिक पहुंचेगा। क्षोभ मंडल में जलवाष्प, धूल के कण हैं और जो परत हैं, ये इनको अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने की वजह से ही क्या होता है, आप देखिए हमको ये चीजें आपका अवशोषित करते जो कम मिलता है, और जिसके कारण बहुत सारे स्पेक्ट्रम, धूल के कण आदि इन चीजों में होते हैं। सूर्य का ताप, आपका सतह, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं, और कितने वाट का है, क्या है, ये सारी चीजें इसमें हम। चलिए, वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों पर दीर्घ तरंग के रूप में ताप का संचरण करती है। वायुमंडलीय जितने परत हैं, परतों में जितनी भी आपकी दीर्घ रूप से जो आपकी तरंगें हैं, तापमान का संचरण करती हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने पर वायु धीरे धीरे गर्म होती है। तो जैसे ही वायु के संपर्क में आती है, धीरे धीरे क्या होती है, गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने पर वायुमंडल की ऊपरी परत भी गर्म हो जाती है। इसी प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। चालन आपका तभी होता है जब असमान ताप वाले पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। गर्म पिंडों से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा प्रभावित होती है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब होता है जब दोनों पिंडों का
कह रहे होता है जब दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता, अर्थात संपर्क टूटता नहीं है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने के लिए संचालन यानी कि कंडक्शन महत्वपूर्ण है। तो वायुमंडल की जितनी भी निचली परत है उनको गर्म करने के लिए क्या चाहिए? चालन, कंडक्शन चाहिए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो धीरे धीरे गर्म होगी एक परत से दूसरी परत, तो वो किसके माध्यम से होती है? तो ध्यान रखिए, चालन के माध्यम से वो सारी चीजें गर्म। ठीक, देख लिया, आगे बढ़े। अब चलिए, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं में लंबवत रूप से उठती हैं। मान लीजिए ये हमारे पृथ्वी की सतह है, इस सतह पर वायु संपर्क में आ गई, तो वायु संपर्क में आई, ये गर्म हुई और वायु इस रूप में उठेगी। इस रूप में कैसे उठेगी? ऊपर की तरफ, लंबवत रूप में। वायुमंडल का ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ये अगर आपकी हवा इस रूप में उठ रही है, संवहन है, और इस रूप में चल रही वो क्या है? कंडक्शन है। तो हवा कैसे उठ रही है? ऊपर को उठ रही है, तो ये क्या है? संवहन कहलाती है, कन्वेक्शन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। और कह रहे कि ये सारी चीजें कहां तक है आपका? ये सारी चीजें क्षोभ मंडल तक ही है। वायुमंडल की क्षैतिज चलन होने का ताप स्थानांतरण है। कह रहे हैं कि अगर वायुमंडल का क्षैतिज रूप में, क्षैतिज मतलब कैसे? इस तरीके से, ये आपका, तो क्षैतिज ताप का स्थानांतरण अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं और इस तरीके से देखते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका? ध्यान देना है, स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्ष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। कह रहे कि जो वायु का आपका क्षैतिज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि संवहन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मतलब कम वैल्यू लगता है जितना उसका आपका संचलन सापेक्ष रूप से अधिक होता है। ठीक, लंबवत की तुलना में। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता केवल अपवहन के कारण ही होती है। जो आपका डेली का मौसम जो आपका बदलता है वो आपका क्षैतिज संचलन होता है। टेम्परेचर जब एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट होता है, उसी के कारण क्या होता है? जो दैनिक चीजें होती हैं मध्य अक्षांशों में, वो इसी के कारण ही बदलती हैं। दैनिक मौसम में, मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता केवल अभिवहन के कारण आपका होती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश की विशेषता ऊपरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थायी पवन लू, इसे अभिवहन का परिमाण है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त आपका प्रवेशी और सौर विकिरण लघु तरंगे के रूप में होती है। ठीक, तो जो चीज सूर्य ने जो किरणें प्राप्त की हैं वो कैसी हैं? सौर विकिरण है। लेकिन जब आती हैं वो किस में आती हैं? लघु तरंग के रूप में होती हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, और पृथ्वी स्वयं को गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। विकिरण पिंड मतलब जिस तरह की हीट आई है उसको पकड़ लिया तो क्या होगी? एक विकिरण पिंड है। वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है, यानी कि शॉर्ट वेव में आती है और लॉन्ग वेव में उसको क्या करती है? फ्री करती है। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है। तो ये जो किरण आ रही हैं सूर्य से, और उसके बाद ये जो आपका रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, तो ये जो वापस जा रही हैं ये कैसी हैं? ये दीर्घ आपका पार्थिव विकिरण है। और ये क्या है? ये आपका लघु पार्थिव तरंगे हैं, विकिरण कैसी हैं? ये लघु पार्थिव कायदे में विकिरण है। यह ऊर्जा वायु को नीचे से गर्म करती है और इस प्रकार को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो कैसे गर्म करती है आपके वायुमंडल को? नीचे से ऊपर की ओर। ये हमारा वायुमंडल है, आएगा पहले यहां, ये हीट को पकड़ेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर ऊपर करेगा, क्योंकि संवहन चल रही है। तो कैसे गर्म हो रही है? गर्म होकर उठकर कहां उठ रही हवा? ऊपर की तरफ। तो पहले वायुमंडल को नीचे से गर्म करके फिर ऊपर की तरफ होती है। इसी वजह से क्या होता है? संवहन किरणें चलती हैं नीचे से ऊपर की तरफ। क्या चलती है? संवहन। और इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ध्यान रखिए,
क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। अब चलिए थोड़ा सा मैप है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लघु वितरण और दीर्घ में कैसे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देखते हैं। लघु तरंग द्वारा सौर विकिरण। ठीक, होता क्या है, मान लीजिए टोटल जो आपकी सौर विकिरण है, ये सौर विकिरण क्या है वास्तव में? आपका लघु तरंग दैर्ध्य है, लघु तरंग है जो आपका पृथ्वी पर आ रही है। कहां आ रही है? पृथ्वी पर। अब देखिए 100% आई तो कुछ 100% आई तो लगभग 6% अंतरिक्ष में से वापस होगी। यानी कि अंतरिक्ष ही, अगर 100% किरण आ रही है तो 6% अंतरिक्ष ही उसको वापस कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। 27% कर देगा आपका बादल, जो बादल मिलते हैं आपको, जो क्लाउड्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो 27% सौर विकिरण को वापस कर देगा। ठीक है, 2% पृथ्वी कर देगी। ठीक, और जो आप देखते हैं ना प्रकीर्णन होता है, ठीक, अब आप देखिए 6 और आप इनको जोड़िए, टोटल कितना हो रहा है? 27 प्लस 6 प्लस 2, ठीक है, तो 33, यानी 35% तो ऐसा है जो आपका वापस होना है। ठीक, अब आप सोचिए इतने को पृथ्वी आने से पहले आपका वापस कर रही है। क्या कर रही है? वापस कर रही है। तो 35% जो है पृथ्वी ने, मतलब पृथ्वी पे पहुंचने से पहले ही, तो कितना हो गया? लगभग 32% वापस हो गया। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 35% ऐसा पार्ट हो गया है जो आपका सूर्य, यहां जो है आपका सौर विकिरण को वापस कर दिया गया है। यानी कि 100% में से सोच कर देखिए, आपके पास 100% आया और 35% आपने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया अब तक, तो कितना बचा? 65%। अब यही 65% क्या हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। अब जिसमें क्या है, जो भी आपका प्रकीर्णन किरण है 17% ये अवशोषित करेंगी, ठीक, और 34% ये करेंगे, ठीक है, और 14% वायुमंडल करेगा। चलिए जोड़ के बताइए कितना करेगा? 64%। 17 और प्लस 34 कितना हो जाएगा? 51 और प्लस 14 65%। कितना हो गया? 65%। तो ये ही पूरा 100% है। यानी कि 100% में से आप देखेंगे 35% तो वापस रिफ्लेक्ट हो गया था और 65% इन्होंने यूज कर लिया। इस तरीके से आपका लघु किरण आती है पृथ्वी पर। ये फॉर्मेशन है सूर्य के द्वारा आने वाली किरणों का। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिए और देख कर देख लिया आप लोगों ने। इस तरीके से पूरा आपका सिस्टम है जो हमको आपका शॉर्ट टेरिटल्स जो वेव्स हैं, ध्यान रखिए प्रश्न बढ़ेगा और ये हम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें लघु तरंग के रूप में आती हैं या शॉर्ट तरंग के रूप में आती है। तो हम 95 क्या लगाएंगे? 95% लोग कि भैया आ रही है तो बड़े रूप में ही आएंगी। तो कैसे आती है? जबकि लघु पार्थिव विकिरण के रूप में आती है। अभी हमने इसे क्या पढ़ा था कि जब सूर्य किरणें प्राप्त, हम क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? पार्थिव विकिरण। तो कैसे आ रही हैं? लघु पार्थिव विकिरण के रूप में ये हमको सारी प्राप्त हो रही हैं। ये था आपका आने का प्रोसेस। आप आने का प्रोसेस को अच्छे से समझिए। अब हम वापस भी तो रिफ्लेक्ट भी तो करेंगे, तो अब हम रिफ्लेक्ट का प्रोसेस देखेंगे। उसको कहेंगे दीर्घ पार्थिव विकिरण, यानी कि दीर्घ किरणों द्वारा पृथ्वी का विकिरण। जितना यूज करना था उसे वापस भी तो करेगा, रिफ्लेक्ट भी तो करेगा कुछ। भाई 35% तो पहले ही मुड़ गया, 65% हमने एब्जॉर्ब कर लिया, और 65% में तो कुछ आपका एलिबिडो भी तो बनेगा जो आपका रिफ्लेक्ट होकर आपका वापस जाएगा। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका कारण भी आपको समझाऊंगा। जो आपका रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लघु पार्थिव विकिरण वापस जानी थी एटमॉस्फेयर में, वापस नहीं जा पाएगी। तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ का टेम्परेचर आपका गर्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें समझ नहीं थी, इसको देख लिया, कोशिश करिए इसको बनाएं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये फाइल बनाना आता है तो आपको कोई समस्या किसी प्रकार की है नहीं। देख लिया? ये सारा हमने फिर लिया। अब हम बात करते हैं इस पर, आ जाइए दीर्घ पर। तो पेन चेंज करें, दूसरे कलर से करते हैं। अब
ऐसे समझिए, हमारे पास सूर्य की किरणें आ रही थी, तो ये जो सूर्य की किरणें आ रही थी ये क्या थी, ये आपका लघु थी। अब यहां पृथ्वी है, यहां है, तो ये कुछ वापस जाएंगी। क्या जाएंगी? वापस। इन्हीं वापस तरंगों को जो पृथ्वी के से वापस जाती है इनको कहते हैं दीर्घ पार्थिव विकिरण। तो लघु और दीर्घ में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए, इनको एड ऑन करके चलेंगे। दीर्घ पार्थिव विकिरण पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर, पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जारी है विकिरण आपका 17। मान लीजिए इसको ऐसा बताया गया था कि सूर्य से पृथ्वी पर क्या आई है, 100% यूनिट आपकी ऊर्जा आई है। उसी को हम नंबर मान कर रहे हैं। ये हजार लाखों में जितना आपको काउंटिंग करना कर लीजिए, लेकिन हमने इसको 100 यूनिट में आपका मानकर काउंट किया। अब आई है 17 में से 17 बड़ी है, तो 6% ये तो आपकी जुड़ी हुई है, तो 23% ये है, 9% ये है, 19% ये है और 48% ये है। ठीक, तो 17, 48, 99 और आपका 23। इधर क्या हो गया, 19 + 6, ये इतना एड ऑन होना है। चलिए अब आप मुझे इसको जोड़कर बताइए कि अब सारा टोटल जोड़ जो है कितना होने वाला है। तो 17 + 48 + 19 + 9 + 23, तो आप कहेंगे कुल मिलाकर 116 हो रहा है ये तो। ठीक है, और इधर कितना है आपका 19 और +6 25, तो 116 में से हम क्या करेंगे आपका 25, तो 91 आपका परसेंट ऐसा है जो हम आपका रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस। सोच के देखिए, लगभग 8-9% हम लोग आपका रख पाते हैं, बाकी सब हम क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये है आपका दोनों का विकिरण का बजट के रूप में। देख लीजिए एक बार, देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण वायुमंडलीय गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड अन्य ग्रीन हाउस गैस अवशोषित कर लेती हैं। जब वो वापस आने वाली होती हैं, कौन सी दीर्घ तरंग, तो उनको कौन अवशोषित करती हैं, ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से आपका पढ़ लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य से। अब देखिए, अगर सूर्य से गर्म होगा तो किससे होगा, लघु किरण के रूप में। वापस जा रही हूं तो आपके दीर्घ वापस जा रही है, गर्म वो भी नहीं कर रहे हैं। वास्तव में गर्म दीर्घ ही कर रही है, लेकिन वो सीधे नहीं कर रही है। उनका कारण है कि वो टेम्परेचर जो एटमोस्फेयर को क्यों गर्म कर रही है। जब सूर्य की किरण जितनी अवशोषित करनी थी कर ली, कुछ को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो वापस जाएंगी एटमोस्फेयर में। और आप जानते हैं क्षोभ मंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी गैसेज है, मीथेन है। ये सारी गैसेज जो हैं वापस जाने वाली दीर्घ तरंग को अपने में अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने की वजह से हीट पार नहीं जा पाती है, अपने को ये पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाती है। ठीक, और तुरंत वायुमंडलीय विकिरण द्वारा तापमान अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है। ये आपको, यानी कि अगर लघु किरण आई और दीर्घ अगर वापस हो गई तो यहां पर आपका तापमान गर्म नहीं होगा, बल्कि बैलेंस बना रहेगा, एक संतुलन आपको फील होगा, और एक संतुलन आप लोग देख चुके हैं। ठीक, रही पृथ्वी के बजट की बात, इसको हम कल करेंगे, लेकिन आपको लघु और शॉर्ट क्लियर होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। और कंडक्शन जो होता है ये आपको देख लीजिए, संवहन आपका क्षोभमंडल में आपका लंबवत होता है, और वायुमंडल में संचरण होने वाला ताप जो है स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, अविभाव होता है। तो ध्यान दीजिए, अविभाव क्या है,
बेसिकली ताप का स्थानांतरण है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको एक बार देख लेना चाहिए, घर जाके एक बार रिवीजन करना चाहिए, कोई डाउट बनता है पूछ लेना चाहिए। देख लिया आपने? तो इस प्रकार से चलन होता है, इस प्रकार से सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, काफी कुछ हमने पढ़ा और थोड़ा सा आपको अजीब भी लगा होगा कि इस पॉइंट वेंट, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसको देखिए एक बार घर जाकर। संचालन, कलवरण, अभिवहन सबको पढ़िए आप अच्छे से, वीरकरण, लघुकरण। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।